हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सरकारी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस का पैटर्न एनालिसिस करने वाले हैं और एसएससी एमटीएस के एक स्पेसिफिक सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग के बारे में जानने वाले हैं कि लॉजिकल रीजनिंग से किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि इस वीडियो के बाद आपको कंप्लीट आइडिया मिल पाए कि एसएससी एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैं बात करूं कि एसएससी एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस इससे पहले एसएससी एमटीएस का जो सिलेक्शन होता था वह दो फेज में कंप्लीट करवाया जाता था। पहला होता था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा होता था डिस्क्रिप्टिव पेपर। बट इस साल से एसएससी ने एमटीएस के सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा चेंजेस किया है और एक न्यू फेज ऐड किया है जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें और यह फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि इस साल से एमटीएस ने एक न्यू पोस्ट भी ऐड किया है एमटीएस के सिलेक्शन में, जो है हवलदार पोस्ट। जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं सीबीआईसी और सीबीएन, मतलब कि जो जीएसटी के ऑफिसेस होते हैं या नारकोटिक्स के जो ऑफिसेस होते हैं, वहाँ पे जो हवलदार के पोस्ट होते हैं उनका भी सिलेक्शन इस साल से एमटीएस के थ्रू होने वाला है। उन्हीं पोस्ट के लिए, हवलदार पोस्ट के लिए सिर्फ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ऐड किया गया है और यह अदर पोस्ट पे एप्लीकेबल नहीं है। किसी अदर पोस्ट में फिजिकल टेस्ट नहीं होने वाला है, सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए। इसके बाद है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो कि पहले भी था। इसके बाद जो एसएससी ने चेंजेस किया है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी थोड़ा सा चेंजेस किया है। पहले आपके पास चॉइस होता था कि एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग में आपको क्या लिखना है वो आप चॉइस करके लिख सकते थे, बट इस साल से एसएससी ने कंपलसरी कर दिया है आपको दोनों लिखना है, एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग। टोटल मार्क्स 50 ही है और जो टाइम भी है वह 45 मिनट्स कर दिया गया। तो जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, दूसरा है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो कि सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए है, तीसरा है डिस्क्रिप्टिव में इस साल से एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग दोनों कंपलसरी कर दिया गया है। 50 मार्क्स टोटल है, 25 ईच के लिए। एसे राइटिंग 25, लेटर राइटिंग 25 मार्क्स। टोटल टाइम आपके लिए 45 मिनट्स डिस्क्रिप्टिव के लिए, और जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए टोटल टाइम है 60 मिनट्स। तो यहाँ पे आज हम लोग एसएससी एमटीएस का जो पहला पेपर है, पेपर 1, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पेपर 1 का जो एग्जाम पैटर्न है वह 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला है इंग्लिश, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है क्वांट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, चौथा है जीके। हर एक सेक्शन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वह 25 ही है, 25 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स भी 25 है। इट मीन्स कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 दैट इज 0.25। टोटल टाइम जो आपको इस एग्जाम में दिया जाता है वह है 90 मिनट। जो भी फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए टोटल टाइम दिया जाता है 120 मिनट्स। तो यह है एग्जाम पैटर्न। आज हम लोग पेपर 1 में जो सेक्शन है रीजनिंग, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन, किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैं कट ऑफ की पहले बात कर लूँ, तो जो कट ऑफ होता है वह स्टेट वाइज होता है, क्योंकि हम लोग जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें स्टेट का प्रेफरेंस पूछा जाता है, तो इसीलिए कट ऑफ जो है वह स्टेट वाइज आता है। तो जैसे कि दिल्ली के कट ऑफ की मैं बात करूं तो 76 गया था लास्ट ईयर, राजस्थान का 78, उत्तराखंड 81, कर्नाटका 68, केरला 79, झारखंड 82, उड़ीसा 75, वेस्ट बंगाल 81, तेलंगाना 73, आंध्र प्रदेश 78, तमिलनाडु 77, चंडीगढ़ 88, बिहार 93, यूपी 81। तो अगर आप कट ऑफ देखोगे तो जो कट ऑफ है वह 90% के अराउंड जा रहा है, 85 to 90%। तो अगर आपको 85 to 90% के अराउंड कट ऑफ जा रहा है और उतना आपको मार्क्स स्कोर करना है, तो डेफिनेटली आपको हर एक सेक्शन को प्रायोरिटी देके प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आप किसी सेक्शन को थोड़ा सा भी स्किप करते हो तो आपका कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होगा। डेफिनेटली यह नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, बट अगर सिर्फ रॉ मार्क्स की मैं बात करूं तो आपको 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 तो लाना होगा, तभी आपका जो नॉर्मलाइज मार्क्स है वह कट ऑफ क्वालिफाई क्रॉस कर रहा होगा। तो इसी तरह जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो रीजनिंग को स्किप करते हैं या लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे होते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं डायरेक्टली एग्जाम में भी सॉल्व कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी ईजी सेक्शन होता है। आप रीजनिंग से 25 आउट ऑफ 25 भी स्कोर कर सकते हो अगर आप उन टॉपिक्स को जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे हर एक टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हो। तो जैसे कि मैंने पिछले साल के पेपर के अकॉर्डिंग कुछ जो टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे और कितने क्वेश्चंस के अराउंड पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो नोट डाउन करके रखा है। तो जैसे कि मैं बात करूं, अल्फ़ाबेट से एक क्वेश्चन आते हैं,
एनालॉगी से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्लासिफिकेशन से 1, कोडिंग डिकोडिंग से 4, नॉन वर्बल से 5, ऑर्डर एंड रैंकिंग से 1, पजल से 2, सिटिंग अरेंजमेंट से 2, सीरीज से 3, सिलॉग से 2, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन। तो हमें करना क्या है कि रीजनिंग में जो भी टॉपिक से अगर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक्स को पहले हमें प्रिपेयर करना है, अब प्रैक्टिस करके जाना है। करना इन सभी को है, कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है एग्जाम से पहले। सभी टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करके जाने हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन अननोन ना लगे और आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ एग्जाम में। तो जैसे कि नॉन वर्बल से हमें पता है जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, नॉन वर्बल में जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज, तो इन तरह के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं नॉन वर्बल में, हमें हर एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना होगा, तभी हम लोग जो है नॉन वर्बल से 5 में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह मैं बात करूं तो दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जिससे कि 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालॉगी से 4 क्वेश्चन, देन सीरीज से 3 क्वेश्चन, बाकी में 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन। इस तरह से हमें प्रेफरेंस सेट करना होगा और हमें हर एक टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना होगा, तभी हम लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में और रीजनिंग में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज एसएससी कुछ ना कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसा डाल देता है जैसे सीरीज में कि वो आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा, देन आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट 22-23 हो जाएगा। रीजनिंग अगर इजी है तो सभी के लिए इजी है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 25 मार्क्स भी स्कोर करते हैं। तो अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है 85-90 के जैसा, तो रीजनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यह सेक्शन आपको 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स दे सकता है। इसीलिए इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है और हमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। तो ये था टॉपिक, हमने बात कर लिया एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया मिल पाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर वैसे क्वेश्चंस आपको मिल जाए तो हमें उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए एग्जाम में। तो जैसे कि यह पहला क्वेश्चन था जो एनालॉगी से है, जो पिछले साल पूछा गया था, मैरी कॉम इज रिलेटेड टू बॉक्सिंग इन द सेम वे पीटी उषा इज रिलेटेड टू। अब यहाँ पे बोल दिया है कि मैरी कॉम जैसे बॉक्सिंग से रिलेटेड है, उसी तरह पीटी उषा किस गेम से रिलेटेड है यह हमें बताना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर किस से रिलेट करता है, किस गेम से वह है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत ही इजीली और बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। जैसे मैरी कॉम बॉक्सिंग से है, पीटी उषा सभी को पता है वह एथलीट है, तो वह हमारे जो गिवन ऑप्शन है वह रनिंग से बिलोंग करती है। तो अगर आपको यह पता है तो आप बहुत ही कम टाइम में विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हो। तो रीजनिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन होते हैं, टाइम आपका यह बहुत ही सेव करता है और गलत होने के चांसेस बहुत ही कम है इस सेक्शन के क्वेश्चन में। तो अब जैसे कि मैं दूसरे क्वेश्चंस की बात करूं तो यह जैसे क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया है कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि जो पहला लेटर है दूसरा लेटर है, इनके बीच में एक फिक्स रिलेशनशिप पैटर्न फॉर्म हो रहा है, वो पैटर्न हमें फाइंड आउट करना है और जो थर्ड लेटर है हमारे गिवन उससे रिलेट करके हमें फोर्थ जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा वो हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट्स के पोजीशन वैल्यू बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं जो हमारा फर्स्ट लेटर है दैट इज द फ्लूइडिटी, इसकी मैं बात करूं तो पोजीशन वैल्यू एफ का जो होता है वह 6, एल का होता है 12, यू का होता है 21, 9, 4, 9, 20 एंड 25। अब सेकंड लेटर में हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो हम देख रहे होंगे कि जो 25 है मतलब y वो पहले आ गया, जो फिर सेकंड व्यू है डेट इज 21 वह सेकंड में आ गया है, फिर जो हमारा t है 20 वह थर्ड में आ गया है, देन l जो कि हमारा है 12। इस तरह से हम लोग यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि यह डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, मतलब 25 आया, फिर 21 आया, फिर 20 आया, फिर 12 आया, देन 12 के बाद हमारे पास 9 बचता है, 9 2 बार है, इट मीन्स कि 9 2 बार आएगा। 9 का अल्फ़ाबेट में क्या होता है, आई होता है, इट मीन्स यहाँ आप देखोगे तो 2 बार आई भी है, इसके बाद 6 एंड देन 4। तो इस तरह से हमें पता चल गया पहला और दूसरा लेटर देखिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में यह बन रहा है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड लेटर का पोजीशन वैल्यू लिख लेंगे, देन उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, हमारा जो आंसर है वह आ जाएगा। तो अब जैसे कि हम लोग थर्ड लेटर की बात करें तो हमारा जो थर्ड लेटर है इम्प्रोवाइज,
इसका अगर मैं पोजीशन वैल्यू की बात करूं तो यह है 9, 13, 16, 18, 15। अब हमें क्या करना है, जब हमने लिख लिया पोजीशन वैल्यू, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाना है। पहला क्या होएगा 22, देन 22 के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो आएगा 19, इसके बाद आएगा 18, देन आएगा 16, देन आएगा 15, इसके बाद 9 दो बार है तो 9, देन 5। अब हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेट लिखते जाना है। 22 मतलब V, देन इसी तरह S, देन R, देन P, देन O, देन हमने कुछ मिस यहाँ पे एक मिस कर दिया था, ये आएगा 13 जिसका है M, I, देन E। तो यह हम लोग जब देखेंगे और मैच करेंगे ऑप्शंस के साथ तो यह ऑप्शन 2 में है। तो इसी तरह हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। पोजीशन वैल्यू आप लिखो, देन उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट्स के पोजीशन वैल्यू बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम लोग बहुत ईजिली और कम टाइम में इसे बना सकते हैं। अगर जैसे कि मैं बात करूँ थर्ड क्वेश्चन की, तो जो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। यहाँ पे सीरीज गिवन है, अब हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो हमें थोड़ा सा इस सीरीज में देखना होगा कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि तो पहला जो नंबर है वह है 128, दूसरा है 116, तीसरा है 126। इट मीन्स कि जब हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे यह अल्टरनेट में -2 हो रहा है, मतलब 128 था देन 126 हो गया, देन अल्टरनेट में 124 हो गया। इसी तरह सेकंड जो नंबर है अल्टरनेट में यह +2 हो रहा है। तो इसी तरह जो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा वह +2 होके 120 आएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही कम टाइम लगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 120। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करके जाना होगा, तभी हम लोग बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूँ फोर्थ क्वेश्चन की, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आपको आइडिया लग रहा होगा कि कितना इजी पेपर आता है। अब जैसे कि मैं बात करूं कि इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ ग्लोइंग इज रिटन एज कोड दिया हुआ है, देन हमें फाइंड करना ओबीएस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अल्फ़ाबेट का पोजीशन वैल्यू पता होना चाहिए। अब जब हम लोग लिखते हैं जैसे ग्लोइंग का पोजीशन वैल्यू G में 7, 12, 15, 23, 9, 14 एंड देन 7। अब हम लोग फाइंड करते हैं कि यहाँ पे ये जो है यह क्या पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जी दो बार, मतलब कि जो 7 7 है वह पहले लिख दिया गया, I मीन्स 9, देन L मतलब 12। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में यह लिखा जा रहा है 7 7 9 12। इसके बाद हमारे पास 12 के बाद है 14, देन है 15, देन है 23। तो इस तरह से हम लोग ने पैटर्न फाइंड आउट कर लिया, और यही हमारा जो यहाँ पे जो गिवन था ग्लोइंग का जो कोडेड लैंग्वेज जो लिखा हुआ था यह था। तो हमें पता हो गया कि यहाँ पे यह असेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह हमें क्या करना है, ओबीएस का भी पोजीशन वैल्यू लिखना है एंड देन उसे असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि अगर हम लोग ओबीएस की बात करें और हम लोग इसका अगर पोजीशन वैल्यू लिखते हैं 15, 2, 22, 9, 15। अब हमें क्या करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर पे लिखते जाना है। तो क्या होगा 2 के बाद क्या आ सकता है 9, देन 15 दो बार है तो 15, देन 19, 21 एंड 22। अब हम लोग लिख देते हैं अल्फ़ाबेट जो भी है। 2 का क्या होगा B, 9 का क्या हो जाएगा I, O O S U V। अब हम लोग ऑप्शन से मैच कर लेते हैं या किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे भी हमारा जो ऑप्शन 2 है वह मैच कर रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि बहुत ही इजी होता है, अगर आपको पोजीशन वैल्यू याद है तो बहुत ही आप कम टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे कि मैं बात करूँ फिफ्थ क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच 2 डिजिट कैन बी इंटरचेंज सो एज द बैलेंस द गिवन इक्वेशन। हमें क्या करना है कि यह इक्वेशन जो गिवन है, अब हमें ऑप्शन जो भी बोल रहा है कि 6 और 2 के बाद अगर रिप्लेस करते हैं तो हमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या करना है, LHS = RHS देखना है कि किस क्वेश्चन में यह फॉलो हो रहा है।
तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें हर एक ऑप्शन को अप्लाई करना होगा, तभी हम लोग करेक्ट आंसर जो है वह फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऑप्शन 1 अगर इम्प्लीमेंट करते हैं इस क्वेश्चन में, जैसे 87 इंटू 2 माइनस 65 प्लस 182 डिवाइडेड बाई 38 इज इक्वल टू 155। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि 6 और 2 को रिप्लेस करना है। इट मीन्स कि जहाँ पे 6 है वहाँ 2 डाल दो, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 6 डाल दो, और जो अगर फिर हमारा सॉल्व करने के बाद LHS इक्वल टू RHS आता है तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पे ये लगाते हैं 6 और 2 के बीच में रिप्लेस, तो यहाँ पे यह 87 का 87 रह जाएगा, 2 की जगह 6 आएगा, 65 की जगह 25, देन 182 की जगह पे 186 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 38 और यहाँ 155। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा। जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि ऑप्शन 1 जो है वह फॉलो नहीं कर रहा है। इसी तरह फिर हमें ऑप्शन 2 भी इंटरचेंज करना पड़ेगा 5 और 7 के बीच में, देन ऑप्शन 3 में, देन ऑप्शन 4 में। जो भी हमारा करेक्ट आंसर देगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऑप्शन 3 को देखते हैं, जब हम लोग ऑप्शन 3 को इंटरचेंज करते हैं, मतलब 87 इंटू 2 और 8 के बीच में जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 इंटू 8 माइनस 65 प्लस 128 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू 155। हमने इंटरचेंज कर दिया 2 और 8 के बीच में। अब जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो यह कहीं हमारा 216 आएगा जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देन 65, देन जब हम लोग यहाँ पे इसे डिवाइड करते हैं तो यह आता है 4। फिर हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह हमारा जो फाइनल आंसर है वह 155 देगा, जो कि हमारा LHS और RHS इक्वल कर देगा। तो इस तरह से हमें एग्जाम में ये हर एक ऑप्शन को सॉल्व करना होता है, तभी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में अपना जो फाइनल आंसर है वह हम लोगों को मिलता है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 है। तो यह बेसिकली आपको आइडिया देने के लिए था कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी आप जिस तरह के भी वीडियोस आप चाहते हो वो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, सो डैट कि हम लोग उस नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाएँ। थैंक यू।